ओके दोस्तों, तो और कुछ समझने के पहले सबसे पहले हम एक चीज डिफाइन करेंगे और वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, नाउ व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सबसे पहले उस चीज को समझते हैं। ठीक है, देखो अभी तक हम लोगों ने 4 चीजें पढ़े हैं। वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, नाउ ध्यान देना, इन चारों के बारे में मैं फॉर्मल डेफिनेशन लिख रहा हूं। द प्रॉपर्टीज दैट इट डिपेंड ओनली अपॉन the amount of solute, ठीक है, जो हमारा सॉल्यूट है केवल उसके अमाउंट पे डिपेंड करे, नॉट ऑन दी सॉल्यूट इटसेल्फ। सॉल्यूट कौन है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो केवल और केवल डिपेंड जो करता है वो हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर करता है। आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी एक बात को समझने का ट्राई करो, मैं पानी के अंदर 1 मोल NaCl डालूं या 1 मोल KCl डालूं, सेम अमाउंट ऑफ वाटर अगर हमारा है, तो दोनों केस में ही जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगे वो हमारे सेम होने वाले हैं। NaCl है या KCl है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर, ये लोग हम पर ऑलरेडी चुके हैं, हम लोगों ने इसके बारे में सब कुछ देख भी चुके हैं। तो 4 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमारे सिलेबस में है, सबसे पहला क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हमारा मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 जो है वो हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। उसके अंदर पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करता है हमारे मोल फ्रैक्शन पे, अगला दोनों डिपेंड करता है हमारा मोलैलिटी पे, और उसका अगला हमारा डिपेंड करता है मोलैरिटी पे। तो दोस्तों ध्यान देना, इनमें हमारा सॉल्यूट कौन है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो चर्चा करते हैं वो केवल और केवल जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसी को लेकर बातचीत करते हैं। तो इन सबको हम बोलते हैं मिला के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा, नाउ अब एक बात समझने का ट्राई करो। ठीक है, जो अगर मान लो 1 मोलर ग्लूकोज है हमारे पास, ठीक है, तो इन दैट केस सॉल्यूट जो है वो एक्चुअल में हमारा 1 मोलर है।
बट वहीं पर हमारा जो 1 मोलर अगर हमारे पास NaCl है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कारण, यानी आयनिक कंपाउंड होने के कारण, अगर हम चलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूट एक्चुअल में जो होगा वो हमारा 2 मोलर होगा। सो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे जो ड्यू टू एसोसिएशन और द डिसोसिएशन, ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, द ट्रू colligative property may be different from expected colligative property। ठीक है, बात को समझने का ट्राई करो। जो एसोसिएशन हो यानी मॉलिक्यूल साथ में जुड़ जाए, जो हम लोगों ने देखे थे बेंजीन, हमारा जो बेंजोइक एसिड था वो डाइमर बना के बैठ गया था, या फिर डिसोसिएशन हो रहा है, आयनिक कंपाउंड 100% डिसोसिएट होता है, जो पार्शियली आयनिक होते हैं वो कुछ पार्ट डिसोसिएट होता है। बट एनी हाउ ड्यू टू दिस एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जो हमारा एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं वो हमारा डेफिनेटली एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अलग होते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम एक चीज अब डिफाइन करेंगे, दैट इज द Van 't Hoff's factor, that is called the Van 't Hoff's factor, that is equals to I। ठीक है, समझ में आया? Okay, what is the definition of I? It is the observed colligative property divided by the expected colligative property। It is the observed colligative property divided by the expected colligative property। ठीक है, एग्जाम्पल, लेट्स टेक NaCl। ठीक है, assume 100% dissociation। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं 100% डिसोसिएशन को एज्यूम करूं तो NaCl जो है वो हमारा टूट रहा है एज Na प्लस एंड Cl माइनस। तो 1 मोल जो NaCl होगा वो हमारा 2 मोल सॉल्यूट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ध्यान दो दोस्तों, जो अगर मान लो 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है तो एक्सपेक्टेड डेल्टा TB will be equals to KB into 1। बट एक्चुअल में तो ये 2 मोलर सॉल्यूट होगा, एक्चुअल में तो ये 2 मोलर सॉल्यूट होगा। तो एक्चुअल में जो डेल्टा TB होगा, एक्चुअल में जो डेल्टा TB होगा that will be equals to KB into 2, right? तो by definition Van 't Hoff factor I जो होगा that will be KB into 2 by KB into 1। तो Van 't Hoff factor I is equals to 2। जो हमारा Van 't Hoff factor I होगा that will be equals to 2। समझ में? सो
ये हमारा क्या है? ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. दिस डेफिनेशन इज ऑलवेज ट्रू. ठीक है. अच्छा, इसी बात से एक चीज और लिखी जाती है. I is also equals to number of solute particles after dissociation oblique association by number of number of expected solute particles. ये एक डेफिनेशन भी हम लोग यूज करते हैं. It is the number of solute particles after dissociation or association by the number of expected solute particles. ठीक है. ध्यान देना, दिस इज ट्रू फॉर वेरी डाइल्यूट solution. For concentrated solution, this may not be valid. जरूरी नहीं है जो कि हमारा ये वैलिड हो. ठीक है. So this is true only for very dilute solutions. Concentrated solution के लिए वो true नहीं है. For example, let's take a very simple case. मैंने 2 मोल NaCl लिया in 8 मोल water. ठीक है. मैंने 2 मोल NaCl को घोला in 8 मोल water. It's a very concentrated solution. Calculate delta P by P naught expected and actual. Hence, find I. Hence, find I. ठीक है. ओके. अब यहां पर समझो, इफ NaCl does not dissociate, if NaCl does not dissociate, तो what will be the mole fraction of X? What will be the mole fraction X of NaCl? It is 2 by 2 plus 8. That is equals to 2 by 10. That is 1 by 5. So mole fraction of NaCl is equals to 1 by 5. ठीक है. अच्छा. After dissociation, what will happen? After dissociation, what will happen? ध्यान देना. हमारा 2 मोल NaCl एक्चुअली 4 मोल सोल्यूट में कन्वर्ट होगा. तो X सोल्यूट जो हमारा होगा, दैट विल बी 4 plus 4 by 8, 4 by 12, that is equals to 1 by 3. अच्छा, डेल्टा P by P naught, the relative lowering of vapor pressure is nothing but the mole fraction of solute. तो डेल्टा P by P naught जो हमारा एक्सपेक्टेड होगा वो होगा 1 by 5, और डेल्टा P by P naught जो हमारा ऑब्जर्व्ड होगा that will be equals to 1 by 3. So this is the expected colligative property and this is the observed colligative property. तो according to the definition, I जो होगा
that will be 1/3 divided by 1/5, and that will be equals to 5/3, that is 1.67. ध्यान देना, that is not equals to 2. ठीक है, तो जहां पर सॉल्यूशन हमारा हाईली कंसंट्रेटेड होगा वहां पर जो ये वाला डेफिनेशन होगा वो हमारा काम नहीं करेगा. दिस डेफिनेशन इज ऑलवेज करेक्ट. दिस डेफिनेशन इज ऑलवेज करेक्ट. I is equals to the observed colligative property by the expected colligative property. Concentrated solution के लिए मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूं. जो NaCl का जो हमारा Van't Hoff फैक्टर होगा वो हमेशा 2 होगा. हाँ, in the case if solution is a very dilute, जो सॉल्यूशन है अगर वो हमारा हद से ज्यादा डाइल्यूट हो तो इन दैट केस क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो जब मैं ये डिवीजन करूंगा, ध्यान देना, नीचे वाले पे अगर ये 2 या 4 ना आए, ठीक है, तो सीधा 4/2 होगा. ठीक है, मतलब मान लो, समझ लो बात को, जो अगर मान लो हमारे पास है 2 मोल NaCl प्लस 50 मोल्स वाटर. ठीक है, ये हमारे पास है 50 मोल्स वाटर. तो इन दैट केस डेल्टा P/P0 एक्सपेक्टेड जो होगा दैट विल बी 2/2 प्लस 50, दैट इज 2/52, एंड डेल्टा P/P0 ऑब्जर्व्ड जो होगा दैट इज 4/54. तो Van't Hoff फैक्टर I जो होगा दैट विल बी 4/54, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 into, अगर मैं देखूं यहां पर, दिस विल बी 26/27. तो एक बात को समझने का ट्राई करो, दिस इज प्रैक्टिकली 2, दिस इज प्रैक्टिकली 2. ठीक है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं 2 मोल NaCl को 100 मोल पानी के अंदर डालूंगा तो इन दैट केस वो 2 के और ज्यादा नजदीक होगा. यानी मोर द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है, मोर द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन, मोर करेक्ट इज द approximation for I. This is the approximate formula. Solution हमारा जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा उतना ज्यादा हमारा approximation जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा. यानी अगर मेरा सेम NaCl सॉल्यूशन है तो I of NaCl 1 molar solution will be lesser than I of NaCl 0.1 molar solution, and that will be lesser than I of NaCl. देखो, एक तो ये वाला फैक्टर भी है जो मैं तुम लोगों को अभी दिखाया. इसके अलावा एक और फंडा भी है.
NaCl becomes more and more ionic as dilution increases. मैं डाइल्यूशन को जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा NaCl हमारा उतना ज्यादा आयोनिक बनता रहेगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर बढ़ेगा, देखो NaCl वैसे तो 100% आयोनिक हमारा है नहीं, तो जितना ज्यादा हमारा आयोनिक बनेगा डाइल्यूशन जो है हमारा उतना ज्यादा बढ़ेगा, डाइल्यूशन के साथ आयोनिक नेचर उतना ज्यादा बढ़ेगा एंड करस्पॉन्डिंगली हमारा वेंट ऑफ फैक्टर भी बढ़ेगा। हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन में हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन एज्यूम्ड रहता है, तो इसीलिए NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर हम डायरेक्टली 2 मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन कोई हाथ धो के अगर हमारा पीछे पड़ गया तो इन दैट केस हमें ध्यान रखना है, जो ये वाला जो डेफिनेशन है वो केवल एक अप्रोक्सीमेशन है, इसका एग्जैक्ट एक्यूरेट तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला है। ओके, तो 2 स्पेशल केस देख लेते हैं, आई इन द केस ऑफ एसोसिएशन एंड आई इन द केस ऑफ डिसोसिएशन। तो पहला जो देखेंगे, आई इन द केस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। आई इन द केस ऑफ डिसोसिएशन, तो सिंपल केस है, मान लो Na, सॉरी क्या लिख रहा हूं, AN एक्वस, ये इक्विलिब्रियम में डिसोशिएट होके Na एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, समझ में? एज्यूम dilute solution, assume dilute solution, find the Van 't Hoff's factor, find the Van 't Hoff's factor I in terms of degree of dissociation, in terms of degree of dissociation। तो किस तरीके से निकालूंगा, ध्यान देना, AN aqueous gives Na aqueous, तो इसका जो कंसेंट्रेशन है वो है हमारा C, ये वाला जो है वो है 0, दिस इज C इंटू 1 माइनस अल्फा। ना इसके एक से ये पैदा होता है हमारा N, तो दिस विल बी NC इंटू अल्फा, ठीक है। इसके एक से N पैदा होता है, C अल्फा टूटा है तो NC अल्फा पैदा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है एक्चुअल सोल्यूट कंसेंट्रेशन कितना होगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस NC अल्फा, तो C इंटू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। सो एक्सपेक्टेड कितना है, C एक्चुअल कितना है, इतना, तो Van 't Hoff factor I is equals to 1 plus N minus 1 into alpha divided by C, 1 plus N minus 1 into alpha. So this is the Van 't Hoff factor I in the case of dissociation. Similarly, अगला I in the case of
एसोसिएशन क्या होगा? I in the case of association क्या होगा? सोचो। जो अगर मान लो Na aqueous हमें देता है An aqueous, ठीक है, इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन है C, यहां पर है 0, यहां पर मान लो डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है, तो यहां पर करस्पॉन्डिंगली n से 1 पैदा होता है, तो C अल्फा अगर कंबाइन हुआ है तो C अल्फा बाई n यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल सोल्यूट कंसेंट्रेशन कितना होगा? C इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस C अल्फा बाई n, दैट इज C इंटू 1 माइनस n इंटू अल्फा, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल कंसेंट्रेशन सॉल्यूट का, इन दोनों को ऐड कर दो। सो सिंपल सी बात है, जो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर I होगा, वेंट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल्स टू C इंटू 1 माइनस डिवाइडेड बाई C, तो I यहां पर जो आएगा दैट इज 1 माइनस 1 बाई n इंटू अल्फा। This is the relation of Van't Hoff factor I with both degree of dissociation and degree of association. अच्छा, Van't Hoff factor I यहां पर पढ़ाने के पहले भी हम लोगों ने यूज तो कर चुके थे। Van't Hoff factor I केवल एक नाम है, ये कोई कॉन्सेप्ट एज सच नहीं है, ठीक है। देखो बेसिकली हमें आयनिक इक्विलिब्रियम को जब हम लोगों ने गेम पे लाए थे, हम लोगों ने ये सारे के सारे चीजें पहले देख चुके हैं, बस मैं एक बार फॉर्मली इसको डिफाइन कर दे रहा हूं। बाकी वेंट ऑफ फैक्टर का एज सच कोई एप्लीकेशन अलग से डेफिनेटली हमारा नहीं है। हम लोग नॉर्मली जिस तरीके से सॉल्व करना सीखे, NaCl है, 2 पार्ट में तोड़ दो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। हमें इस तरीके से आई वगैरह का कोई फंडा जो है वो अप्लाई तो डायरेक्टली करना ही नहीं है। हाँ, डायरेक्टली कोई बात में आई पूछे तो सिंपल सी बात है, अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो जितने पार्ट में टूट रहा है बाई जितने पार्ट में एक्चुअल में था, दैट विल गिव मी द वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। या फिर जितने पार्ट में वो आपस में जुड़ जा रहा है डिवाइडेड बाई इनिशियली जितने पार्ट में था, उन दोनों का रेशियो जो होगा दैट विल गिव मी द सिंपल केस ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, वेंट ऑफ फैक्टर I का लास्ट एक डेफिनेशन है वो देख लो। जो वेंट ऑफ फैक्टर I है दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज इट इज द एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर weight. I is equals to the expected molecular weight divided by the observed molecular weight. यानी इसको लेकर हमें किस तरीके से डील करना है उस बात को एक बार जल्दी से देख लो, समझ लो। क्या है हमारे पास? जो हमारा एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है? ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू टोटल मास बाय एक्सपेक्टेड मोल्स। हाँ कि ना? और एक्सपेक्टेड मोल्स जो है वो एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के प्रोपोर्शनल है। एक्सपेक्टेड मोल्स जो है वो एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के प्रोपोर्शनल है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन।
So this can be written as that is proportional to total mass by expected colligative property. एंड सिमिलरली अगर बात में देखूं मैं ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट जो है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज इक्वल्स टू टोटल मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोल्स, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू टोटल मास बाय observed colligative properties. So अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर वेट बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट दैट इज इक्वल्स टू इन दोनों का उल्टा, observed colligative property by the expected colligative property, and by definition that is equals to I. So हम वेंटर फैक्टर I को ऐसे भी लिख सकते हैं, it is the expected molecular weight by the observed molecular weight. तो दोस्तों with this the chapter solutions is over. काफी ज्यादा आसान चैप्टर है। हाँ, हमें क्या जानकारी के साथ आना पड़ेगा? स्टोइचियोमेट्री। वहां पर जो मैंने मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोल कॉन्सेप्ट के बाद पढ़ाया था वो यहां पर हमारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। अदरवाइज ये बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। ठीक है, उम्मीद है हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया है। ओके।